Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today again I'm posting a new video and I'm gonna share new information with you guys regarding this process, what is happening and what all problem every single person is facing. So I'm gonna discuss each and every query with you guys. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ अभी इस वीडियो में जो जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इज़ अगर आप सबमिशन करते हैं द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ आपका जो पासपोर्ट है पासपोर्ट की वैलिडिटी के चलते हुए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है जैसे आपका जैसे आपने वर्क परमिट अपना अप्लाई किया होगा उस टाइम पे आपका पासपोर्ट डिफरेंट था और उसके बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और फिर आपने नया पासपोर्ट अप्लाई कर दिया तो अब आपको प्रॉब्लम इसमें आ रहा है कि कौन सा अपना पासपोर्ट लेके जाएं और इसमें एक नया इम्प्लीमेंटेशन अभी किसी हमारे सब्सक्राइबर ने अपना सबमिशन करा था तो उनको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की इसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं सेशन के बारे में बता देता हूँ अपार्ट फ्रॉम दैट वर्क परमिट आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन वहाँ से क्लियर हो जा रहा है उसका रीज़न ये है कि आपका वर्क परमिट की वैलिडिटी बहुत लिमिटेड है ये इन्फॉर्मेशन आ रहा ये उसके लिए हो रहा है जो वर्क परमिट आपके जिसमें लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं एक्सपायर होने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे सीजनल वर्क परमिट हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है जिसका वैलिडिटी एक्सपायरी होने वाली है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो और अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्थ थिंग इज़ अगर आप जैसे इंडिया के अंदर बहुत से सारे लोग सबमिशन करते हैं जैसे नेपाल श्रीलंका एंड सम अदर लोकेशन तो उसमें जो बैंक स्टेटमेंट उनको कहाँ का शो करना है और कितना अमाउंट है एक यूनिवर्सल अमाउंट आपको बता दूंगा कितना आपको उस अपना शो करना पड़ेगा और अपार्ट फ्रॉम दैट जो लास्ट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूँगा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आप डाउनलोड कैसे करें और आगे क्या चेंजेस होंगे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ इस सेशन के अंदर सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पासपोर्ट जैसे आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट होता है उसकी वैलिडिटी ऐसा कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया जो आपका वर्क परमिट जब तक आपका वैलिड होता है वो उसके 3 महीने बाद तक का आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए और 2 पासपोर्ट में पन्ने होने चाहिए ब्लैंक पेजेस होने चाहिए जैसे मैंने आपको बताया चेकलिस्ट का रिक्वायरमेंट है तो ऐसा होता है कि अगर जैसे आपका वर्क परमिट अभी 1 साल का वैलिड है तो उसके जैसे आपका वर्क परमिट 1 साल का इशू हुआ है तो 1 साल के जैसे ही आपका 1 साल खत्म हो जाएगा वहाँ पे जैसे ही आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा होगा तो उसके 3 से 6 महीने तक का आपका और पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए तभी आपका जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट वीज़ा आपका लग पाता है अदरवाइज रिजेक्शन आ जाता है इसमें इसके अलावा जो दूसरा प्रॉब्लम अभी फेस हो रहा है आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि जैसे जब आपने वर्क परमिट अप्लाई किया होगा तो आपका ओल्ड पासपोर्ट होगा उस टाइम पे आपके एजेंट ने नहीं बताया होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट की कितने पेजेस खाली होने चाहिए और कितने टाइम तक आप वैलिड होना चाहिए उसने डायरेक्ट आपका जो पासपोर्ट है उसमें आपका वर्क परमिट अप्लाई कर दिया होगा विदाउट चेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन तो अब ऐसा प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपका वर्क परमिट आया होगा एक्सपायर होने वाला होगा या आपने न्यू पासपोर्ट रिन्यू करा दिया होगा अभी एक कैंडिडेट थे उन्होंने उनके साथ भी सेम सिमिलर केस हुआ था अब उनका नया पासपोर्ट आ गया उसका नंबर डिफरेंट रहता है जैसा हम सबको पता है तो वो सबमिशन करने जा रहे हैं तो उन्होंने ईमेल में पूछा तो दे सेड यू हैव टू मेक चेंजेस इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपका वर्क परमिट है उसमें आपका नंबर जो नया पासपोर्ट है उसका ही होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है उसमें भी सिमिलर होना चाहिए तो उन लोगों ने ये बोला है तो अब इसमें सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि अब तो अगर एजेंट से कोऑर्डिनेट करके बोलें अगर वो चेंज करा देता तो वेल एंड गुड है अदरवाइज़ फिर उनको नया नया फिर पूरा स्टार्टिंग से न्यू प्रोसेस ही होता है जिसमें नया वर्क परमिट निकलता है तो फिर नया पूरा प्रोसेस इनिशियली स्टार्ट करना पड़ता है फिर क्या पता बहुत सारे सिनेरियो में ऐसा होता है अगर चेंजेस कराने होते हैं वर्क परमिट में उसमें भी चार्जेस लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि चेंजेस करते भी नहीं हैं और एजेंट लोग ऐसा कहते हैं कि दोबारा आप पैसे दें दोबारा आपका प्रोसेस करें तो ऐसे भी होता है प्रोसेस अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उन पर अभी डॉक्यूमेंट है नहीं और पुराना वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग उन्होंने ईमेल मार्क करके पूछा था तो एम्बेसी का ही रिस्पॉन्स आया था अब इसका फर्दर सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं एजेंट अगर प्रोवाइड करेगा नया वाला डॉक्यूमेंट सारे नए डॉक्यूमेंट बना के देता है तो मेरे को लगता है दोबारा वो चार्ज करेगा ही अब उसका कुछ फ़ायदा है नहीं और अभी के टाइम पर अगर वो अप्लाई भी करते हैं नया तो नए का पता नहीं है अगर नया वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो दैट वुड बी अ टोटल वेस्ट ऑफ मनी कह सकता हूँ मैं वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम क्योंकि जो फर्दर प्रोसेस है पोलैंड का अभी किसी को नहीं पता क्या सिनेरियो है रिजेक्शन रेट पहले बहुत ज़्यादा था अभी खाली आपका प्रोसेस चेंज हुआ है रिजेक्शन रेट क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता तो पोलैंड के अंदर देखें तो एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा रहते हैं और सबमिशन बहुत ज़्यादा रहते हैं और वीज़ा थोड़े कम लगते हैं तो जो कोटा है उसके बेसिस में ही करते हैं थोड़ा इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है तभी रिजेक्शन रेट हाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है यहाँ की जो भी इनका कोटा है उसमें ही पर्टिकुलर जितने भी वीज़ा लगने हैं वही लगेंगे तो थोड़ा मुश्किल है इसमें
अगर ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है तो आपको मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो भी अगर आपका पासपोर्ट आपने चेंज किया है और वर्क परमिट में आपका नंबर चेंज है और उसके अलावा आपका नया पासपोर्ट आ गया और पुराना एक्सपायर हो गया, तो इस केस में एक चीज़ करना, आप एक बार एम्बेसी को ईमेल करें, ईमेल करके इसका कंफर्मेशन लें कैसे प्रोसेस आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनके पास तो ये रिवर्ट आया, क्या पता आपके पास कुछ डिफरेंट आ जाए या कुछ अपडेट वो लोग प्रोवाइड कर दें इसमें। और अगर आपका, अगर जैसे आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पासपोर्ट आपने चेंज करा है अपना और नंबर में डिस्टिंग्विश डिफरेंस है, तो एक काम करें, एम्बेसी को ईमेल करके इसका कंफर्मेशन ले लें और उसके बेसिस पर आपका आगे प्रोसेस बढ़ाएं। अगर वो लोग बोलते हैं कि आप नए वाले से पुराने वाले से रजिस्ट्रेशन करते हैं और जो आपको सब जब आप अपना सबमिशन करने जाएंगे तभी नया शो करना पड़ेगा, तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ जो भी उनको तो खैर ये रिजोल्यूशन प्रोवाइड करा, पता नहीं आप लोग जिसको जो भी प्रॉब्लम ये फेस करा, जिसने अभी नया पासपोर्ट अप्लाई किया है, तो एक बार एम्बेसी को ईमेल करके या फ़ोन करके आप पता कर लें। फ़ोन तो उनका लग नहीं रहे तीनों नंबर। एक काम करें, जो ईमेल है आपका, ईमेल पे अपनी क्वेरी वगैरह पूरी मेंशन करके उनसे पूछें कि इसका क्या रिजोल्यूशन है, उसके बेसिस पर अपना फ़ाइल आगे बढ़ाएं। अगर वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि आपको पूरा अपने डॉक्यूमेंट चेंजेस करने पड़ेंगे, तो फिर उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, फिर तो खैर पूरा प्रोसेस नया जैसा ही हो जाता है, जैसा आप भी जानते हैं। अगर वो लोग अलाउ करते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ इसमें आप सब लोग कॉन्फर्मेशन ले लें अपना सबमिशन करने से पहले। पहले एक बार ईमेल करके उनसे पता करें क्या सिनेरियो है, तब जाके अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएं। एक को तो खैर जो रिजोल्यूशन आपको, एक सब्सक्राइबर जैसा मैंने बताया, उनको तो खैर सेम ये रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि अपने जो डॉक्यूमेंट आप सारे, आपको डॉक्यूमेंट में नंबर आपका अपना अपना जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है अपडेट करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, सो मार्क एन ईमेल टू एम्बेसी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरा प्रॉब्लम था उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। सीजनल वर्क परमिट आए हैं। सीजनल वर्क परमिट में ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे जो ऐसे वर्क परमिट हैं उसमें वैलिडिटी बहुत कम बची है। आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या सिनेरियो है। अगर वहाँ से आपको ईमेल आता है कि बहुत लिमिटेड वैलिडिटी है, तभी आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में ऐसा होगा कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला ही होगा, या फिर उसमें आपको ये लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर वो लोग ऐसा लिख के देते हैं लिमिटेड वैलिडिटी है, तो फिर आप एक बार ईमेल करें और उनसे पूछें। अदरवाइज़ मेरे को लगता है लिमिटेड वैलिडिटी होगी तो फिर वो सिस्टम से हटा ही देंगे। इसका भी अगर आप किसी को ईमेल आता है तो आप एक बार कन्फर्मेशन उनसे पूछ लें। और इसका रीज़न ये है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर, आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला होगा, लास्ट के 3 मंथ्स बचे होंगे, तभी ये प्रॉब्लम आ रहा है। दैट इज़ फॉर द सीजनल एज वेल एज फॉर नॉर्मल वर्क परमिट, जो 1 साल के लिए वैलिड थे या 3 साल के लिए वैलिड थे, जिसकी वैलिडिटी अभी दिसंबर में एक्सपायर ख़त्म होने वाले हैं। तो उसमें ऐसा सिनेरियो है कि अभी लास्ट के 3 महीने बचे हैं, तो उसमें ऐसा होता है बहुत सारे केसेस में वो लोग वहाँ से हटा देते हैं। अगर जिसकी 3 महीने की वैलिडिटी होती है तो उस केस में आगे वो लोग प्रोसीड नहीं करते हैं। ये चीज़ का आप मेक श्योर करना। और जो इसके अलावा जो थर्ड क्वेश्चन सब लोगों का था कि जैसे इंडिया में ऐसा है कि जो एम्बेसी है, नेपाल वाले भी आते हैं, श्रीलंका वाले भी आते हैं, अदर लोकेशन से भी आते हैं, तो उनका बैंक स्टेटमेंट को लेके किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, सर कि हमको इंडिया में अकाउंट खोलना पड़ेगा। नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं है। जो भी आपका होम कंट्री है, आप जो आपका होम कंट्री है आप वहीं पे बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर लें, और जो अमाउंट है दैट इज़ अराउंड 2200 यूरो से 2500 यूरो के बीच में आपको दिखाना पड़ेगा। 2500 यूरोज इफ़ यू कैन शो, या 2200 से 2500 यूरो के अंदर देख लें, कन्वर्जन रेट जो भी होगा अपने यहाँ, यूरो को अपने करेंसी लोकल करेंसी में कन्वर्ट करके देख लें, इतना आपको उसमें स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा। और इसमें लार्ज डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ का आपको और इसका आप कॉन्फर्मेशन एक बार ईमेल करके भी ले लें। जो इंडिया वालों को तो सारा सिनेरियो सेम ही है कि इंडिया वालों को तो खैर यहीं के अकाउंट शो करना है। अगर जैसे कोई नेपाल वाला है, नेपाल और सम अदर लोकेशन, जैसे नॉर्मल प्रोसेस चलता है उसमें ऐसा होता है कि होम कंट्री का जो आपका बैंक होता है वहीं का आप शो करते हैं। अदरवाइज़ इसमें आप ऐसा करें, एक बार एम्बेसी से इसमें भी कॉन्फर्मेशन ले लें, ईमेल करते हैं, आपको जो भी क्वेरी है वो लोग वहाँ से आपको कॉन्फर्मेशन में बता देंगे कि क्या सिनेरियो है। अदरवाइज जो नॉर्मल प्रोसेस ऐसे ही वर्क करता है, पर फिर भी बिफोर प्रोसीडिंग अपना सबमिशन करने से पहले, टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप एक काम करें, एम्बेसी से कॉन्फर्मेशन ले लें। जो भी क्वेरीज हैं चेकलिस्ट जैसी बनाएं, जो जो आप प्रॉब्लम फेस हो रहा है एक बार ईमेल करें, तो सब लोग आपको आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसका रिजोल्यूशन वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। बैंक वाले का भी, जो दोज आर अप्लाइंग फ्रॉम सम अदर कंट्री, इसका आपको कॉन्फर्मेशन लेना पड़ेगा एक बार उनसे। और जो प्रोसेस कैसे चलता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अपना बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे मेंटेन करना है, कौन से बैंक से करना है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेरी है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की,
अगर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म देखें तो बहुत लोग कह रहे हैं कि डाउनलोड नहीं कर पाए। जैसे ही आप एप्लीकेशन फिल करते हैं उसके ऊपर में एक प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट वाले में क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड भी होता है, डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है, तो ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। अगर जैसे मैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँगा, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई लेट यू नो हाउ टू डाउनलोड द फॉर्म। और अभी जो डाउनलोड आप फॉर्म करेंगे तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आपको, मेरे को लगता है, बाद में करने पड़ेंगे। जैसे अपॉइंटमेंट आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि ट्रैवल इंटेंट टू ट्रैवल डेट आपका पूरा चेंज होता है, अपॉइंटमेंट के 45 दिन के बाद का आप मेंशन करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ ये है कि द नेक्स्ट थिंग इज़ 45 डेज़ के बाद 1 साल का आप आगे वहाँ क्रॉस जो भी अपना कैलकुलेट करके अराइवल का मेंशन करते हैं, डिपार्चर का 45 डेज़ के बाद मेंशन करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे अपॉइंटमेंट आएगा तो उसके बाद फिर आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस की आप इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं वहाँ पे। तो बहुत सारे चेंजेस आपको उसके बाद करने पड़ते हैं। उस टाइम पे मेरे को लगता है कि एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिल करना पड़ता है। जो पुराना प्रोसेस था उसका तो खैर अभी जो मेरे को लगता नहीं है कि जो इन लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन करा दैट इज़ गुड। अभी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, खाली उन लोगों ने क्या करना था कि रजिस्ट्रेशन करा लेना था, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे अपना क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ निकालना था। इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ आ जाता तो उसके बाद एप्लीकेशन तो खैर फिर उसके बाद कोई भी कैंडिडेट फिर ही अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। बट दे डिड दिस, दे इम्प्लीमेंटेड प्रोसेस एंड, और जिसमें जो इनिशियल स्टेप आपको दो बता दी, रजिस्ट्रेशन करना और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो देखें आगे कैसे प्रोसेस चलता है। इसके अलावा एक चीज़ और पूछना बताना था आपको, इसके अलावा अगर किसी का कुछ फेक वर्क परमिट है तो मेरे को लगता है कि यहाँ से जो पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें ही फिल्टर आउट हो जाएगा, और आपका वर्क परमिट अगर आपका वैलिड नहीं हुआ तो आपका क्या सिनेरियो होगा कि वहाँ से हट जाएगा वो, आपको इस चीज़ का भी आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा द अदर थिंग इज़ कि मुंबई कॉन्सुलेट के बारे में कोई पूछ रहा था, अपॉइंटमेंट कब ओपन है। मुंबई कॉन्सुलेट के अपॉइंटमेंट आप लॉगिन करके चेक कर लें, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो नेक्स्ट ड्रॉ कब का है। और जैसे ही आपका ड्रॉ होगा तो आपने अगर रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करा है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट कर दिया तो उसके बाद क्या सीन होगा आपको बताता हूँ। जब ड्रॉ होगा आप पे ईमेल आ जाएगा, अगर आपका नेम आता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ आपको जो नेक्स्ट ड्रॉ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। और इसके अलावा जो क्वेरी थी, लॉट ऑफ पर्सन आर आस्किंग अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट वीज़ा का क्या सिनेरियो है कि अभी यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं तो उसमें पता चल जाता है, अगर स्लॉट्स ओपन नहीं है तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड या फुल करके एक यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाता है। चेक करते रहें, मुंबई और न्यू दिल्ली लोकेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा और उसके बाद सेम प्रोसेस आपका फॉलो होगा। बट फॉर नाउ आई थिंक ऑल द स्लॉट्स आर बुक्ड, बिकॉज मैंने 2-3 दिन पहले चेक किया था तो उसमें शो कर रहा था ऐसा। और अदर कैटेगराइजेशन का भी आप देख लें, अगर स्लॉट्स ओपन होंगे तो बता देंगे, अदरवाइज़ कैसे प्रोसेस आगे फॉरवर्ड करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मेंशन होते हैं। कुछ अपडेट आया तो आई कीप यू पोस्टेड, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके अलावा अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह होगी तो फिर आप क्या करना, एम्बेसी को एक ईमेल मार्क कर सकते हैं, आ जाएगा वहाँ से रिपोर्ट। अब तो खैर पूरा प्रोसेस उन लोगों के हाथ में ही चला गया है, तो दे आर द सोल पर्सन, ओनली पर्सन वो आर टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह होती हैं तो दे कैन हैव अ लुक और वो आपको चेक करके जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको प्रोवाइड कर देंगे वो लोग। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसके अलावा अभी टाइम लगता है तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देता हूँ, अदरवाइज आई पोस्ट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट बाय टुमारो मॉर्निंग। और शाम को टाइम लगा तो शाम को भी फिल कर सकता हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम अभी ऐसा आ रहा है, एक बार लिंक देखना पड़ेगा। अगर लिंक वर्क कर रहा होगा तो देन आई कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। अदरवाइज़ क्या है कि जो पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ रहा था अभी हट गया वहाँ से। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक लिंक आता है, फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लें तो वीज़ा एप्लीकेशन का लिंक आता है, तो उसमें आप ओपन करते हैं। अभी यहाँ से हट गया, अगर वहाँ पर लिंक अभी वर्क करेगा तो भी कर दूँगा, अदरवाइज़ फिर देखते हैं क्या होता है आगे प्रोसेस, कैसे आगे आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो बना पाता हूँ, उसके बारे में भी आपको मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगा। अगर क्वेरी वगैरह होगी तो आप कमेंट डाउन कर देना, अदरवाइज़ कुछ ऐसी क्वेरी हैं जैसे मैंने पासपोर्ट वाली बताई आपको, 2 पासपोर्ट वाली, तो इसमें आपको अपना एम्बेसी में ही कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, बिकॉज दे आर द ओनली पर्सन हु आर मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग एवरी सिंगल थिंग। जो भी नई इम्प्लीमेंटेशन है तो उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर पीसीसी के बारे में बोलूँ तो पीसीसी के बारे में कल टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई मेक अ सेपरेट सेशन ऑन दैट, और कोशिश करूँगा कि इस हफ्ते ही पूरा रैपअप कर दूँ। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होगा, जब टाइम होगा तो फिर वीडियो बनाऊँगा। इतना टाइम मैं आगे अभी प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा मेरे को लगता है। ऑलमोस्ट मैंने सारा क्लैरिफाई कर दिया है। और इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका पेंडिंग रह रहा है, पीसीसी की इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है, इसके अलावा डोमे टिकट, इंश्योरेंस के बारे में आपको बता दूंगा, और दीज आर द थिंग। और इसके अलावा कवर लेटर कैसे बनाना है उसके बारे में बता दूंगा, जस्टिफिकेशन लेटर कैसे बनाना है आपको, और सारा प्रोसेस आपका ऐसा हो जाएगा कि आप अगर खुद करना चाहते हैं तो खुद कर सकते हैं। इसमें फिर आपका बेनिफिट ये है,
यू डोंट हैव टू पे एनी अमाउंट टू एजेंट। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तो खैर एम्बेसी में, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म तो खैर उसके बारे में बता दूंगा कैसे फिल आउट करना है आपको। अदरवाइज I'll मेक अ वीडियो ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, जिसमें ऐसा होगा कि पूरा प्रोसेस कवर हो जाएगा। इसके अलावा सब कोई कह रहा था सर चेकलिस्ट दिखानी है। चेकलिस्ट के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप चेकलिस्ट जो फिल करते हैं आपको वही शो करनी पड़ती है। प्रिंट आउट मैंने जैसे आपको पहले बताया, एक पन्ने के अंदर आपका सारा प्रिंट आउट होना चाहिए। दो पन्ने में होंगे, दो पन्ने में होता है तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं। एक ही पेज के अंदर आप कोशिश करें कि सारा आपका प्रिंट आउट निकला, और टाइप करना है आपको। यू डोंट हैव टू एंटर एनीथिंग मैनुअली यूजिंग पेन। आपको पेन का यूज़ नहीं करना, यू हैव टू यूज़ लैपटॉप एंड यू हैव टू टाइप योर इन्फॉर्मेशन देन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट इन अ सिंगल शीट। और ऐसे पूरा प्रोसेस वर्क करता है। इसके अलावा मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूँगा। अदरवाइज प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग फिल आउट नहीं कर पाते, लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि लोग करते हैं बहुत, देयर आर सेवरल पीपल, सेवरल यूट्यूबर हु आर टेकिंग केयर ऑफ दिस फाइलिंग प्रोसेस, तो उनके चार्जेस अलग होते हैं। वो लोग आपको पूरा प्रोसेस करके दे देते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो आप कर सकते हैं, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। आप किसी से कराना चाहते हैं तो अगर आपको कोई नोन पर्सन आप उससे करा सकते हैं, बिकॉज अभी ऐसा मैं तो कोई फाइलिंग का वर्क करता नहीं है और किसी से कुछ चार्जेस वगैरह लेता नहीं है, और मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करता हूँ, रेफ़र भी नहीं करता हूँ। अगर आप खुद कर सकते हो तो करें। अगर आपको फिर किसी से फाइलिंग करानी है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। आप सर्च करें, अगर आपको लगता है जेन्युइन पर्सन तो आप करा सकते हैं। अदरवाइज खुद करना चाहते हैं देन यू कैन डू इट एट योर ओन। सो ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। और इसके अलावा जैसे ड्रॉ आता है तो आप करें, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करें, और जैसे बैंक स्टेटमेंट आप रेडी करें। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे इन्फॉर्मेशन, बैंक स्टेटमेंट आपको पहले से ही मेंटेन करनी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो पीसीसी का डॉक्यूमेंट है, इन दो चीज़ को आप हमेशा अपने पास रेडी रखो। और इसके अलावा तो खैर सारी चीज़ें होती रहेंगी, सारी चीज़ें आपका 3-4 घंटे के अंदर सब बन जाता है। इसके अलावा एफिडेविट आपका 1 दिन के अंदर बन जाता है, और सारे डॉक्यूमेंट अगर किसी 3-4 घंटे के अंदर आप खुद ही बना लोगे सारे डॉक्यूमेंट। ऐसे पूरा प्रोसेस वर्क करता है। तो 2-3 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पहले ऑलरेडी रेडी करे रहने पड़ते हैं, क्योंकि अगर 10 दिन के अंदर आपका अपॉइंटमेंट आता है, पीसीसी नहीं होता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। पीसीसी का डिपेंड करता है, कभी कहीं जैसे आप रिमोट एरिया में हैं तो वहाँ पे 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं, और अर्बन एरिया है तो अर्बन एरिया में 10 दिन के अंदर भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द एजेंसी, द पासपोर्ट सेवा केंद्र हु इज़ प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, कितना टाइम लगता है और क्या होता है। और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आप 3 महीने से मेंटेन करोगे, वो तो खैर एक अलग प्रोसेस है। और इसके अलावा द अदर थिंग इज़ 2 डॉक्यूमेंट आपके हो गए, और जो पहले से आपको चाहिए होता है, एक आप कवर लेटर तो खैर उस टाइम पे बना लोगे, सीवी भी उस टाइम पे बन जाता है, दैट इज़ नॉट अ लेंदी प्रोसेस। और एफिडेविट आपको बनाना पड़ता है, वो भी 1 दिन में बन जाता है। जो भी आपका नियर बाई कोर्ट है, जो आपका होम लोकेशन है जहाँ आप रहते हैं, वहाँ जाके आप एफिडेविट बनाएंगे। आधे घंटे का काम, एक 1-1.5 दिन का काम है, क्योंकि एफिडेविट बनाते हैं, फिर एसडीएम का अटेस्टेशन भी होता है, तो 1 दिन में हो जाता है वो सारा काम। और रेस्ट तो सारे जो डॉक्यूमेंट आपके 3-4 घंटे के अंदर बन जाएंगे। अगर आप जैसे ही अपना इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो आपको मिल जाता है 3-4 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर ऑटोमेटेड ईमेल आ जाएगा। और डमी टिकट का भी सेम सिनेरियो रहता है, 1 ही दिन में हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट चेकलिस्ट वगैरह आप खुद फिल कर लोगे, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है। और अब देखें क्या होता है, अगर कोविड सर्टिफिकेट वगैरह रेडी रखना, एक बार एडिशन लेके जाएँ। अगर कोविड सर्टिफिकेट है तो 2 इंजेक्शन आपने लगाए, 2 वैक्सीन थी शायद, बस हो गए। इतने डॉक्यूमेंट हैं फ़िलहाल के लिए तो, और सारा मैं चेकलिस्ट बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और कुछ अपडेट आया तो आई कीप यू पोस्टेड। अभी मैं कोशिश करूँगा तो कि इस हफ्ते के अंदर सारा प्रोसेस रैप अप कर दूँ, और फिर उसके बाद कुछ अपडेट आएगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। अदरवाइज़ आजकल फिर टाइम हो भी नहीं पाता, इतना टाइम मैं दे भी नहीं पाता इस प्रोसेस के लिए। फिर देखते हैं आगे क्या सिनेरियो होता है। कुछ नया अपडेट आएगा तो मैं इसमें अपडेट कर दूँगा, और एक काइंड ऑफ पूरा प्रोसेस, इंटायर प्रोसेस के बारे में आपको सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कोई बताने वाला नहीं होता था। आधे लोग अगर जो एज ए एजेंट वर्क करते हैं, फ्री इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। जो एज ए एजेंट वर्क करते हैं, दे यूजुअली से दैट कि आप फ्री नहीं करते बहुत सारे लोग। और ठीक है, मैं उनको गलत भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज उनका काम वही है, और वो अपना वर्क करें तो उनका भी कुछ चार्ज होता है। कोई किसी के लिए फ्री में काम नहीं करता। सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन देम। अगर कोई अपना इसी डोमेन में काम कर रहा है जिसका वीज़ा का वर्क है, तो डेफिनेटली दे विल चार्ज अमाउंट। अगर आप पे कोई टाइम इन्वेस्ट कर रहा है तो दे विल आस्क फॉर मनी। और तो ये तो खैर एंटायरली उन पर डिपेंड करता है। और जैसे मेरा कोर वर्क ये नहीं है तो फिर मुझे कुछ फ़र्क पड़ता भी नहीं है इसमें। और मेरा प्रोफेशन एंटायरली डिफरेंट है, और इस प्रोसेस के बारे में मैंने एक आधिक साल से फॉलो कर रहा था।
रिसर्च वगैरह करी तो उसके बारे में, सारा प्रोसेस के बारे में मेरे को पता चल गया था। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग अ वीडियो, क्योंकि इनिशियल टाइम पे ऐसा होता था जब हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, पीसीसी का क्या सिनेरियो है, इस पीसीसी रिक्वायर्ड है नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, चेकलिस्ट कैसे बनानी है, एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, और कवर लेटर कैसे बनाना है, जस्टिफिकेशन लेटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो पूरा प्रोसेस था, तो मेरे को भी आइडिया नहीं था। लर्निंग करी, सर्च किया इधर उधर से पता करा, एजेंट लोगों से इन्फॉर्मेशन ली, तो ऐसे करके पूरा जो भी कोई किसी से बात करी, किसी वर्क परमिट के बारे में पूछा, तो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करी। तो फिर उसके बाद जब पूरा प्रोसेस के बारे में पता लग गया, तो फिर अब वीडियो पोस्ट करता हूँ मैं भी। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, नहीं कुछ मेरे को भी नया पता चलता है, अगर आप लोगों से भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं, तो उस केस में ऐसा होता है, उसके बारे में फिर मैं रिसर्च करता हूँ, वीडियो पोस्ट कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मेरे को भी नहीं पता होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता है, और जो मेरे को पता है तो वो नॉलेज आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और अगर आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मुझे पता है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सो दैट्स हाउ ये चैनल चल रहा है अभी। 4-5 महीने हुए चलाते हुए इसको, और देखें आगे कब तक इसमें काम कर पाता हूँ। अदरवाइज़ वीडियोस तो हमेशा के लिए रहेंगे इसमें। जो नए एप्लीकेंट हैं पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से सब चीज़ चेक कर सकते हैं। ये इसमें हमेशा रहेंगी वीडियोस, और देखें कब तक इस चैनल को कंटिन्यू कर पाते हैं। जब तक हो पाए तो सही है, फिर नहीं हो पाया तो फिर देखते हैं क्या होता है, आगे क्या प्रोसेस चलता है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रॉम माई एंड आई विल पोस्ट द वीडियो रिगार्डिंग अदर थिंग एज वेल। Thank you guys. Have a nice day.